स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 4 मई 2023 और 4 मई 2023 का आपका एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए तीनों शिफ्टों में आए हुए प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर हम आपको बताएंगे सभी प्रश्नों को एकदम विस्तार से बताएंगे और नेक्स्ट डे आपसे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर किस टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएंगे, इन सभी चीजों पर हम लोग जो है विस्तृत पूर्वक एकदम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट को देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो देखिए जो सितारा देवी हैं इनका संबंध था कथक से। ठीक है, यह भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां जो संस्करण था यह कहां पर आयोजित हुआ था। तो आप ध्यान रखिए यह मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था 5वां संस्करण। अब और देखिए यहां से दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग स्थानों पर KIYG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 इवेंट का आयोजन किया गया था। देखिए आप ये ध्यान रखना कि यह टोटल 8 शहरों में खेला गया था और 11 जो है अलग अलग स्थानों पर खेला गया था। यहाँ से ये 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, अभी आपसे हम लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, एक एक चीजों को डिस्कस किया जाएगा, आपको बस ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहना है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आज से कि उगादि कब मनाई जाती है। तो देखिए एक उगादि पर्व है, यह 9 वर्ष पर मनाया जाता है उगादि। ठीक है, यह उगादि जो है 9 वर्ष पर मनाया जाता है। अगला आपसे पूछा गया था कि तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। आप ध्यान रखिए भरतनाट्यम है। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भरतनाट्यम हो गया। अभी हमने हालांकि सेकंड शिफ्ट में जो है डिस्कस कर दिया है जितने प्रमुख नृत्य हैं और वे कहां से संबंधित है, इसको हमने डिस्कस किया, आगे भी इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोड़ो, कुटकी, हड़का किससे संबंधित है। तो देखिए जो तीनों नाम थे ये बाजरा से संबंधित है। ठीक है, कोड़ो, कुटकी, हड़का ये बाजरा से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक बुक के बारे में पूछी गई थी और प्रत्येक शिफ्ट में एक बुक का नाम जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक बुक थी द पैलेस ऑफ इल्यूनेस करके। तो देखिए जो पैलेस ऑफ इल्यूनेस है यह चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी की बुक है, इन्हीं के द्वारा लिखित बुक है जो महाभारत की एक अवशेष है। पांचाली या द्रौपदी के दृष्टिकोण से कहा गया कि चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका और कवियत्री थी। तो देखिए यहां से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि भारतीय अमेरिकी यानी देखिए कल अभी तक जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी जो है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, इन देशों से पूछे जा रहे हैं। वहां के जो राष्ट्रपति के ऊपर कुछ लिखी गई हैं पुस्तकें, राष्ट्रपति ऐसे नहीं जिन्होंने थोड़ा संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। ठीक है, जो संघर्ष करके, जिनका बचपन में कुछ नहीं थे लेकिन आगे चल के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, अपने आपको वहां तक पहुंचा है। और दूसरी चीज वहां के कुछ प्रमुख लेखक कवियत्री हैं, तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, आप उनको एक बार एक नजर से जरूर देख के जाइए। और दूसरा पॉइंट, जैसे हमारे यहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति हमारे, ठीक है, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तीसरे नंबर मिल्खा सिंह। तो इन जैसे व्यक्तियों की एक बार पुस्तक आपको जरूर देखकर जाना है। ठीक है, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए है। देखिए नेक्स्ट आपका सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित था या फिर किसने जीता था, ऐसा पूछा था। तो देखिए जो सुल्तान जोहर कप है यह सभी को पता है सबसे पहले कि यह हाकी से संबंधित है और इसको भारत ने जीता था। ठीक है, सुल्तान जोहर कप भारत ने जीता था और यह हाकी से संबंधित है, इतना तो सभी को पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए हम इस प्रश्न पर बार बार प्रत्येक शिफ्टों में चर्चा करते रहते हैं कि 2011 की जनगणना, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी का प्रतिशत कितना था, ऐसा प्रश्न बना था। तो देखिए इसमें था 31.2%, आपके ऑप्शन के हिसाब से एकदम राइट आंसर था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी का प्रतिशत 2000 जो है 31.2% था, आपके ऑप्शन के हिसाब से एकदम राइट है। लेकिन मान लीजिए कभी आपके ऑप्शन में 31.2% नहीं दे रहा है, तब वहां पर 31.16% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, आपको परेशान नहीं होना, अभी सभी चीजों पर हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना एक भारत विद्या नाम करके था पोर्टल जिसको निर्मला सीतारमण ने 2022 में लॉन्च किया था। अब अगला प्रश्न है आपका कि PM ग्रामोदय योजना कब लागू हुई थी। तो देखिए जो PM ग्रामोदय योजना है यह वर्ष 2000 में लागू की गई थी। ठीक है,
इसको थोड़ा देख के जाएंगे। ये देखिए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PMGY यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये वर्ष 2000 में लागू की गई। और देखिए इसमें क्या था, तो इसके द्वारा जो है गांव के विकास पर जोर दिया जाता था और इस योजना के तहत गांव के लोग हैं उनको सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि गाँव के लोगों का विकास हो सके। ये थी आपकी ग्रामोदय योजना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि एक प्लांट के बारे में पूछ लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो कवास थर्मल पावर प्लांट है यह गुजरात में स्थित है। अगला आपसे पूछा गया था कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि संगमरमर का जो रासायनिक नाम है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे पूछ सकते हैं कि इसका रासायनिक, ये पूछा जाए संगमरमर का, जबकि नहीं पूछते हैं तो ध्यान रखना CaCO3 होगा। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है खाने का सोडा और दूसरा है धावन सोडा। अब नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट डे से आपसे केमिस्ट्री से यही प्रश्न पूछा जाएगा, या तो धावन सोडा या खाने का सोडा का नाम पूछेंगे कि इनका दूसरा नाम क्या है या फिर इनका जो है रासायनिक सूत्र क्या है और रासायनिक नाम क्या होता है। ध्यान रखेंगे इसको, खाने का सोडा और जो धावन सोडा इनका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और इनका एक दूसरा भी नाम है, उसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज केमिस्ट्री से अब क्या बनेगा प्रश्न आपका कि पीएच वैल्यू पूछी जाएगी। किसकी? जैसे नींबू की, जल की, रक्त ब्लड जिसे कहते हैं। ठीक है, इनका पीएच मान एक नजर में देखकर आपको जाना है। ठीक है, तीसरा चीज आपसे विटामिन से प्रश्न बनेगा, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से होने वाला रोग, या फिर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो तीसरा पॉइंट आपसे विटामिन से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, और देखिए इसी तरह चलिए हम लोग डिस्कस करते रहते हैं सभी सब्जेक्ट को। अब देखिए अगला है आपका जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं जिसका संकेत होता है Cl। ठीक है, ये है जल का शुद्ध। अब आपसे पूछ लेंगे कि जल का पीएच मान क्या होता है, तो ध्यान रखना हमने पहले ही बता दिया क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, इसी तरह हम आपको सभी चीजों को बताते रहेंगे। अगला आपसे पूछा गया था कि द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ। तो देखिए द्वैत शासन जो है ये भारत शासन अधिनियम द्वारा लागू हुआ था सन 1919 ईस्वी में, जिसको चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में एक कि आगरा का किला किसके शासन काल में बना था। तो ध्यान रखेंगे जो आगरा का किला है यह अकबर के शासन काल में बना था। ठीक है, आगरा का किला अकबर के शासन काल में बना था और यह किस शताब्दी में बना था, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना 16वीं शताब्दी में बना हुआ था। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ से और बनता है, एक प्रश्न बनेगा कि आगरा का किला किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है ये यमुना नदी के किनारे है, जो कि यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है आगरा का किला। यहाँ से ये दो पॉइंट आपसे बनेंगे प्रश्न में। अब देखिए प्रमुख युद्ध हैं, एक युद्ध आपसे पूछा गया था और जो भी युद्ध आपसे एसएससी पूछ सकती है, जितने भी एसएससी युद्धों को पूछती है हमने लगभग 10 से 12 संख्या सभी को यहाँ पर डिस्कस किया, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए प्रश्न था आपका कि 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसको सबको पता होना चाहिए कि घाघरा का युद्ध हुआ था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच में। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ प्रमुख युद्धों को जो कि एसएससी आपके एग्जाम में पूछती रहती है। तो देखिए सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट है हाइड स्पीच का युद्ध, यह 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। देखिए सबसे पहला है आपका देखिए सबसे पहला है आपका हाइड स्पीच का युद्ध है। ठीक है, यह 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह सिकंदर के राजा तथा पूरस को पराजित किया। इसमें जो सिकंदर के राजा थे उनके बीच तथा पूरस के बीच में लड़ा गया था। ये देख दूसरा है आपका कलिंग का युद्ध, यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह अशोक ने कलिंग शासक को हराया था। ठीक है, अशोक और कलिंग शासक के बीच में यह लड़ा गया था। अब देखिए तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि देखिए एक है आपका पेशावर का युद्ध, पेशावर का युद्ध दिया गया है। ठीक है, पेशावर का युद्ध आप ध्यान रखना 1000। देखिए नेक्स्ट है आपका पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध आपको ध्यान रखना है 1001 ईस्वी में लड़ा गया। यह मोहम्मद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में लड़ा गया था, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका तराइन का प्रथम युद्ध, यह 1191 में लड़ा गया। यह पृथ्वीराज चौहान, इसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान की दिया है जीत हुई थी, तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए ये दोनों युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, ये दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होते हैं। जो प्रथम युद्ध है यह 91 में हुआ, जो द्वितीय युद्ध है यह 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है,
नेक्स्ट आपका चंदावर का युद्ध, इसको ध्यान रखना है 1194 ईस्वी में लड़ा गया, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया। यह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था इसमें। तो इसमें देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला है आपका खानवा का युद्ध, ठीक है, यह 1527 में लड़ा गया। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया, यानी बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। अगला है आपका चंदेरी का युद्ध। अब देखिए चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया। यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी। देखिए नेक्स्ट है आपका, अगला आपसे पूछा जाएगा कि घाघरा का युद्ध। देखिए आज ही पूछा गया था, फिर से पूछ सकते हैं घाघरा का युद्ध। ध्यान रखना 1529 में लड़ा गया, बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला है एक दौराह का युद्ध करके, इसको ध्यान रखेंगे, यह 1532 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। अगला आपका चौसा का युद्ध है, 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। फिर से देखिए एक और युद्ध है, कन्नौज का बिलग्राम युद्ध करके है। देखिए कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध है, यह 1540 में लड़ा गया। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने जो है सूर्यवंश की स्थापना भी की थी। देखिए आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए उनको ध्यान से सुनना है आपको, जिनका एग्जाम नहीं है सभी के लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है। देखिए अगला है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, यह 1556 में लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया है, ठीक। अगला है तालीकोटा का युद्ध, 1556 में लड़ा गया। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को पराजित किया था इसमें, यानी बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में लड़ा गया था। अगला है आपका हल्दी घाटी का युद्ध, यह 1576 में लड़ा गया। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अगला अब देखिए अब है आपका एक कर्नाटक का युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये तीनों जो है फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में लड़े गए थे, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 48 के बीच में हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 1754 के बीच में हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 के बीच में हुआ था। ध्यान रखेंगे तीनों युद्ध कर्नाटक के फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़े गए थे, ठीक। चलिए अगला हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला है आपका प्लासी का युद्ध है। देखिए जो प्लासी का युद्ध है 1757 में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की, यानी अंग्रेजों और बंगाल के लोगों के बीच में लड़ा गया था। अगला है आपका देखिए एक है वांडीवास का, देखिए बेदरा का इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि वांडीवास आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में लड़ा गया। अंग्रेजों ने पूर्णतः फ्रांसीसियों को हराया, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। देखिए अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध, यह 1761 में लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह 1775 से 1782 में लड़ा गया, अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 92 के बीच में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया था, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में एक और प्रश्न था ये कि स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो ध्यान रखना रामकृष्ण परमहंस। अब देखिए आपसे दयानंद सरस्वती से एक प्रश्न बनेगा और राजा राम मोहन राय, इन दो लोगों से प्रश्न बनेगा। आज स्वामी विवेकानंद से बना है, अब राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती से प्रश्न बनेगा, इसलिए इनसे संबंधित थोड़ा प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर एक निगाह से देख के जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अशोक की नीति किस युद्ध के बाद परिवर्तित हो गई, तो ये सबको पता है कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तित हुई थी अशोक की नीति 261 में। क्यों? क्योंकि उसने कलिंग युद्ध में असंख्य लोगों को बिना बात के मरते हुए देखा था, जिससे उसके मन में जो है दया आई, उसका हृदय जो है पिघला था दया के कारण। इसके बाद इन्होंने अशोक की नीति जो है परिवर्तित हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, या पर इसी देखिए आपसे प्रश्न होता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर था शुक्र का। लेकिन आपसे नेक्स्ट में फिर से यही एकदम सेम प्रश्न बनेगा कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से एकदम मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत समान है, किसकी, शुक्र और पृथ्वी की, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट। अब चलिए हम लोग सेकंड शिफ्ट की ओर मूव करते हैं, सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट में प्रश्न बना था कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। देखिए पुस्तकों से संबंधित प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जरूर पढ़ के जाएं। देखिए जो मालगुडी डेज के लेखक थे ये थे आर के नारायण जी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न बना था कि चावल की खेती के लिए एक
फिल इन द ब्लैंक था, फिर तापमान एवं फिर ब्लैंक था आर्द्रता चाहिए। तो इसमें दोनों में होगा उच्च और उच्च। क्यों? क्योंकि चावल की खेती के लिए उच्च तापमान भी चाहिए और उच्च आर्द्रता भी चाहिए। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का है कि किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य कहते हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए कि ये कालबेलिया नृत्य है राजस्थान का। इसी नृत्य को जो है सपेरा नृत्य कहते हैं। अभी सभी नृत्यों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। नीचे देखिए, राजस्थान का यह विशेष रूप से कालबेलिया नृत्य नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। यदि आपसे पूछे कि कालबेलिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर लिया जाता है। देखिए, हम प्रत्येक शिफ्टों में जब भी लिंगानुपात का कोई भी प्रश्न बताते हैं तो सबसे पहले लिंगानुपात की परिभाषा बताते हैं और एकदम लिंगानुपात की परिभाषा ली गई है। देखिए, ध्यान से सुनना है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। तो प्रश्न क्या था, लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर, तो 1000 पुरुषों पर, ठीक है। 1000 पुरुष ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे आप सबको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके प्रत्येक शिफ्ट में 2011 की जनगणना के अनुसार एक प्रश्न मिलेंगे। जैसे आपको सुनना है ध्यान से, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा है, तब वहां पर आपका राइट आंसर होगा दमन द्वीप का, 583 था। एक एक चीजों को आप नोट्स करिए। दूसरा प्रश्न है, सब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का था, ठीक है। जब सबसे कम के पूछे लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का, दमन द्वीप। जब सबसे अधिक लिंगानुपात पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो पुदुचेरी का है, ठीक है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात था। अब राज्य की बात होगी, तब केरल का था 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। जब पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था, तो आप ध्यान रखेंगे हरियाणा का था, ओनली 879 था, ठीक है। अब देखिए, पांचवा प्रश्न बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य की साक्षरता दर थी, तो ध्यान रखना केरल की थी 93.9%, यानी पढ़े हुए लोग। नेक्स्ट है छठा प्रश्न आपसे बनेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य की थी, तो आपको ध्यान रखना है बिहार की थी, ओनली 61.80% रही है, ठीक है। सातवां प्रश्न बनेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। भारत की साक्षरता दर ध्यान रखेंगे ओनली 74.04% रही है, ठीक है। 74.04% थी। और देखिए, एक लास्ट प्रश्न आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, थोड़ा डीपली जब जाएंगे, कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की सबसे अधिक साक्षरता दर थी, तब आप ध्यान रखेंगे कि एक मिजोरम राज्य का शेरछिप जिला करके है, मिजोरम राज्य का शेरछिप जिला है, जिसकी साक्षरता दर थी 98.23%, ठीक है। तो जब जिला पूछा जाए तो यही रहेगा, शेरछिप जिला। इतने प्रश्नों को आप ध्यान रखिए, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि अकबर के बाद शासक कौन बना था, तो ये सबको पता है, अकबर के बाद जहांगीर शासक बने थे, ठीक है। शासकों से एक प्रश्न जरूर बन रहा है, जैसे अकबर के बाद कौन बना, जहांगीर के बाद कौन बना, हुमायूं के बाद कौन बना, शेरशाह सूरी के बाद कौन बना, तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग देख के जाएंगे। देखिए, अगला है भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, ये है आपका प्रश्न बना था सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए, भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है, इसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है, ठीक है। ये सभी देश हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री से आपका प्रश्न बना था कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो ये सबको पता होना चाहिए। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब इसी तरह आपसे पूछेंगे कि कास्टिक सोडा या फिर खाने का सोडा या फिर धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तब वहां पर आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए करें कि इन चीजों जो आपको चीजें बताई जानी है उनको जरूर नोट्स कीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला, और हाँ, यदि फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स से आपसे देखिए नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछे जाएंगे मात्रक, जैसे जूल का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, ठीक है, या फिर यसाई मात्रक पूछेंगे। यसाई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत का मात्रक क्या है। तो इस टाइप के मात्रक से संबंधित प्रश्नों को आप पढ़ के जाइए, बाकी फिजिक्स के कुछ नहीं पूछेंगे। देखिए अगला है आपका कोरबिलियन। एक कप था कि कोरबिलियन कप किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखना कोरबिलियन कप जो था ये टेबल टेनिस से संबंधित था और यह महिलाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। कोरबिलियन कप जो है महिलाओं को दिया जाता है और यह टेबल टेनिस से संबंधित था। नेक्स्ट आपसे पूछे थे कि अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है, तो देखिए जो अनुच्छेद 43 का बी कहिए या फिर 43 का ख कहिए, यह सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद यदि आपको समझना है कम समय में, क्योंकि आपके पास अभी बहुत कम टाइम है, इसलिए हमने एक वीडियो तैयार की है जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर जो इसको एसएससी हमेशा पूछती है प्रत्येक एग्जाम में। तो वह 30 मिनट की वीडियो, सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। हम लिंक
डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने सभी अनुच्छेदों को एकदम सरल शब्दों में और कम से कम समय में समझाने का प्रयास किया है। और वादा करते हैं कि आप उस लोग उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको सभी अनुच्छेद आसानी से समझ में आ जाएंगे और वो आपके प्रत्येक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, देखिए अगला है आपका बाल विवाह 18 से 21 वर्ष कब किया गया। देखिए एक ऐसा प्रश्न बना था, ये राइट प्रश्न नहीं है जहां तक हमको लग रहा है, फिर भी हो सकता है राइट प्रश्न ही हो क्योंकि किसी भैया ने बताया, तो इसमें हमको थोड़ा सा डाउट था इसलिए हम कर रहे हैं। देखिए जो बाल विवाह 18 से 21 वर्ष किया गया था, इसको सबसे पहले आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में बेटियों की शादी की जो उम्र है 18 से बढ़ाकर 21 की जाए, ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। कब कहा था, तो ध्यान रखना 2020 ईस्वी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका, एक पहाड़ी पूछी गई थी कि रावण पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ये हमको एक्यूरेट प्रश्न नहीं लग रहा है, इसी दो प्रश्न में हमको डाउट था थोड़ा। देखिए अगर एक पहाड़ी से संबंधित प्रश्न था, ये तो 100 है और इसका राइट आंसर भी कर्नाटक ही था, लेकिन क्या प्रश्न था ये कंफर्म नहीं है, या रावण था या कुछ और पहाड़ी थी, कोई पहाड़ी थी, उसका राइट आंसर कर्नाटक ही था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछे थे कि हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना जो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं इनको हर्बल कहा जाता है। लेकिन कभी भी जब आपके ऑप्शन में हर्बल न दिया जाए तब आप ध्यान रखना उन्हें साक भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे हर्बल को, जब हर्बल नहीं रहेगा आपके ऑप्शन में कभी भी तभी आपको साक करना है। ठीक है, साक क्या है, जैसे जिन पौधों का तना मुलायम होता है उन्हें साक कहते हैं। ठीक है, और जो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं उन्हें हर्बल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे एक युद्ध अभ्यास पूछे थे कि बोस्टन युद्ध अभ्यास 2022 किसके बीच में हुआ था, तो ध्यान रखना भारत और चीन के बीच में हुआ था। और पूछा जाए कि बोस्टन युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ, ध्यान रखना रूस में हुआ था। ये आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें दूसरे देश में की गई थी, जबकि ऐसा नहीं होता है, जिस देश के बीच में होता है, जैसे भारत चीन के बीच में हुआ है तो या तो भारत में होगा या चीन में होगा, लेकिन ये युद्ध अभ्यास जाकर रूस में किया गया था। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देख के जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है, तो आप ध्यान रखना सिमोन बाइल्स जो है इसका जिम्नास्टिक से संबंध है। अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, जिम्नास्टिक से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और थोड़ा डीपली प्रश्न पूछ रहे हैं, थोड़ा पुराने प्रश्नों को पूछ रहे हैं जिम्नास्टिक से, और किसी खेल से नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए जिम्नास्टिक से थोड़ा पीछे के प्रश्नों को देख के जाइए जो पुराने हैं। ठीक है, देखिए अगला है ओलंपिक में पहला पदक भारत की तरफ से किसने जीता, शायद बैडमिंटन के लिए पूछा गया था। ध्यान रखना साइना नेहवाल ने जीता था ओलंपिक में पहला पदक बैडमिंटन में। और यदि पूछा जाए कि देश के आज़ाद होने के पहले जो है सबसे पहले जो है स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो आप ध्यान रखना आपको एक नाम दिया जाएगा, नॉर्मन प्रिचर्ड। देखिए देश के आज़ाद होने से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दिग्गज हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में 29 गोल किए और एक भी गोल किए बिना उन्होंने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। यानी हॉकी में जीता गया था, और किसने जीता था, तो नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था। यह देश के आज़ाद होने से पहले ही जीत लिया गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एनेस्थीसिया करके है, एक एनेस्थीसिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो ध्यान रखना इसमें नाइट्रस ऑक्साइड प्रयोग होती है। अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड से और भी प्रश्न है, जैसे देखिए एनेस्थीसिया गैस या वाष्प के रूप में होता है जिसे इंजेक्शन के माध्यम से मरीज को दिया जाता है या फिर सुंघाया जाता है। ये थी आपकी एनेस्थीसिया गैस जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जिसे प्रायः हांस गैस और लाफिंग गैस भी कहा जाता है, आपके एग्जाम में बन सकता है कि लाफिंग गैस किसी कच्चे से हैं, तो ध्यान रखना नाइट्रस ऑक्साइड को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, N2O, और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देखिए ये वाला प्रश्न तो हो गया है जिम्नास्टिक वाला, किस ग्रह का कोई ग्रह नहीं है। एक प्रश्न था कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न था। ध्यान रखना बुध का कोई उपग्रह ग्रह नहीं है। और सेकंड शिफ्ट में एक वैज्ञानिक नाम पूछा गया था बायोलॉजी से, एक पद्म भूषण से प्रश्न था, एक चालुक्य वंश से प्रश्न था। अब देखिए वैज्ञानिक नाम से बात आ गई है तो देखिए आपसे जैसे मानव का, मटर का, मोर का वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं, तो आप एक नज़र में वैज्ञानिक नामों को देख कर जाइए। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए सभी लोग एक नज़र में वैज्ञानिक नामों को जरूर देख के जाइए। देखिए अब हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट का प्रश्न आपका पूछा गया था, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि मल्लिका साराभाई को 2010 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, या फिर मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण कब प्रदान किया, पद्म भूषण। तो ध्यान रखना मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न था कि जीवीए का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम था ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे सकल मूल्य वर्धित या सकल मूल्य संवर्धन भी कहते हैं। ये है जीवीए का पूरा नाम। नेक्स्ट आपसे देखिए बैडमिंटन से एक प्रश्न पूछा, देखिए प्रत्येक से देखिए
अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रश्न पूछा गया था लंबाई चौड़ाई से, और आज फिर पूछा गया है कि बैडमिंटन के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो आप ध्यान रखेंगे बैडमिंटन के मैदान की लंबाई चौड़ाई जो होती है 13.4 मीटर होती है, यानी 44 फीट, फीट में 44 फीट और मीटर में 13.4 मीटर। और इसमें देखिए सिंगल और डबल दो होते हैं का बनाया जाता है, वहीं कोर्ट देखिए इसमें सिंगल और डबल कोर्ट होता है, ठीक है। और देखिए इसमें सिंगल और डबल कोर्ट की को में बनाया जाता है, वहीं कोर्ट की चौड़ाई जब पूछी जाए को सिंगल के लिए, ठीक है, कोर्ट की चौड़ाई सिंगल के लिए 5.18 मीटर यानी 17 फीट होती है, ठीक है। और डबल के लिए 6.1 मीटर यानी 20 फीट होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। एक प्रश्न था थर्ड शिफ्ट में कि सुकन्या समृद्धि योजना में ऋण की अवधि कितनी है। तो देखिए इसमें ऋण की अवधि जो है यह 5 वर्ष है ओनली, ठीक है। अब एक प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री से प्रश्न बन गया था कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो यह 2020 तक जो है जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं, और यह उदार लोकतांत्रिक दल यानी LDP की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है 2020 तक, ठीक है। और यह कहाँ के प्रधानमंत्री थे, जापान के। अब देखिए एक लोक नृत्य पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से सभी को देखना है जो चीजें बताई जाएंगी। देखिए प्रश्न था कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का नृत्य है। देखिए जो नाटी लोक नृत्य था ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज जितने भी SSC एग्जाम में पूछती है और आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा आने वाले दिनों में, ध्यान देना है सबको। देखिए आपसे पूछेंगे कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, ध्यान देना असम का। अब देखिए असम के हम सभी लोक नृत्य को देखते हैं, एक बिहू है, एक सत्रिया है, एक बिछुआ है और एक नटपूजा है, ये चारों असम से संबंधित है, ध्यान देना है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक मुखौटा है और एक युद्ध नृत्य है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। एक कर्नाटक का है यक्षगान, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। यक्षगान और डोलू भी है, कर्नाटक के हैं ये तीनों। अब देखिए नेक्स्ट आपको गुजरात का है डांडिया रास, गरबा और टिप्पानी, ये तीनों आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिल राज्य का कौन सा है, कुंभी है, कोलाट्टम है, भरतनाट्यम है, ठीक है। पंजाब हुआ, पंजाब का भाखड़ा है, गित्ता, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है केरल, केरल का कथकली है जो कि शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनीअट्टम, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 8 राज्यों की हमने लोक नृत्यों के बारे में डिस्कस कर दिया है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं, और ये प्रश्न आपको देखने को भी जरूर मिलेंगे, ध्यान देना इन चीजों पे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट में एक प्रश्न और पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की है, और भी हमने आपसे कहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक दिन एक प्रश्न मिलेगा, ठीक है। जितना हमने आपको प्रश्नों को अभी इसके पहले बताया था, नोट करवाया था, उनको जरूर एक बार रिपीट करके आपको जाना है। अगला है नकारात्मक जनसंख्या दर कब दर्ज की गई थी। तो ये देखिए एक नकारात्मक जनसंख्या दर होती है, यह 1911 से लेकर 1921 के बीच में दर्ज की गई थी। देखिए 1911 से 1921 बीच में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। 1981 को वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने होते हैं, जैसे कि आपका हो गया जनगणना के अनुसार 2011 की, ठीक है। उसके बाद एक लोक नृत्य पूछा जाएगा, एक वादक पूछे जाएंगे किससे संबंधित है, एक आपसे अनुच्छेद से संबंध पूछा जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपके फिक्स रहते हैं कि पूछे ही पूछे जाने हैं, इसलिए देखिए जो चीजें बताई जाए उनको ध्यान से सुनना है आपको। अगला प्रश्न है आपका कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है। देखिए एक कृषि जनगणना भी होती है, यह प्रति 5 वर्ष के अंतराल पे होती है, और यह थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछे थे कि R.K. नारायण की पुस्तक कौन सी है। तो देखिए एक द डार्क रूम है, और आपसे कभी भी पूछी जाए ध्यान रखना, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड द मैन, ठीक है, द ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेडर ऑफ स्वीट्स, द आर्ट्स ऑफ एंड गोड्स, ये सभी इनके पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। किसकी हैं, तो R.K. नारायण जी की हैं। नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो ध्यान रखना बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और पूछ सकते हैं किसके विभाजन शासन कब किसके समय में हुआ। तो ध्यान रखना लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अब अगला प्रश्न पूछा थे कि पंडित किशन महाराज किससे संबंधित। देखिए हमने अभी बताया कि इस टाइप के प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में आपको मिलेंगे, 100% है। तो देखिए पंडित किशन महाराज जो थे ये प्रसिद्ध हैं, एकदम फेमस हैं, इसका सभी को आंसर पता होना चाहिए। यह एक तबला वादक हैं पंडित किशन महाराज। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इसी शिफ्ट में कि पश्चिम बंगाल में जो अभी स्थानीय तूफान आया था उसका क्या नाम है। तो उसका नाम था काल वैसाखी, ठीक है। और जब आपके ऑप्शन में काल वैसाखी ना मिले तो आप बिना सोचे समझे आसनी को सही कर देना। जब काल वैसाखी नहीं देंगे तो आसनी आपके ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे थे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो ध्यान देना भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद
1936 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यानी एसपीडीपी से संबंधित है। देखिए एक एसपीडीपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, तो ध्यान रखना भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 यानी आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे बना था एक दोहरी शासन नीति प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो देखिए ये प्रश्न जो थर्ड शिफ्ट का एक ऐसा प्रश्न था जो एकदम करेक्ट नहीं हमको समझ में आया था, इसलिए इसके दो आंसर हमने दोनों आंसरों को दिया है। देखिए दोहरी शासन नीति प्रणाली, देखिए सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, इसके बाद ये है दूसरा पॉइंट। देखिए भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। उसने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की और इसे 1772 तक जारी रखा। देखिए एक तो ये शासन प्रणाली है जो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई थी, जो कि 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और 1772 तक जारी थी। और एक और है जो कि 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो यह वाला जो है इसका राइट आंसर था 1919। और आपके ऑप्शन में यही हमेशा आपके प्रश्न में पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही वाला पूछा जाता है, इसलिए इसी को ध्यान रखना है आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मंदिर से प्रश्न था कि बृहदेश्वर मंदिर किसके शासन काल में बनवाया गया था। तो ध्यान रखना यह चोल वंश में राजा राज चोल ने बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यह 1300-1010 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। अगला प्रश्न हिस्ट्री से था कि वज्जी संघ किसकी राजधानी है। तो आप ध्यान रखेंगे जो वज्जी संघ है यह वैशाली की राजधानी। ठीक है, वज्जी संघ जो है यह वैशाली की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछे थे कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि तराइन का प्रथम युद्ध, देखिए अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया कि आपसे युद्ध जरूर पूछा जाएगा और हमने सभी युद्धों को डिस्कस किया था। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तराइन के युद्ध में। ठीक है, अगला है आपका नेशनल वाटर वे 2 किस नदी पर स्थित है, यानी जलमार्ग संख्या 2। तो ध्यान रखना यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा हार्ड भी प्रश्न कर सकते हैं, हार्ड तो नहीं है बट नॉर्मल प्रश्न है कि नेशनल वाटर 2 किस नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। और एक बायोलॉजी से प्रश्न था कि वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं प्राथमिक वर्ग या फिर शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। देखिए जब ये प्रश्न मिले कि वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, यदि आपको वर्ग दिया जाए प्राथमिक वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, तब आप प्राथमिक वर्ग सही करेंगे। क्यों? क्योंकि वे शाकाहारी हैं। लेकिन जब आपको जंतु पूछा जाए कि मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं या फिर कैसे जंतु हैं, तो आप ध्यान रखना वहां पर शाकाहारी जंतु कर देना। देखिए दोनों अलग अलग टाइप से अलग अलग आंसर होंगे, प्रश्न एक ही है लेकिन आंसर का बताने का तरीका एक हुआ। जब वर्ग पूछेंगे तो प्रथम वर्ग और जंतु पूछा जाएगा किस टाइप का है तो शाकाहारी सही कर देना। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है तीनों शिफ्टों के सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस किया। अब हम आपसे सिर्फ 2 मिनट आपका और लेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। देखिए प्रत्येक दिन आपको जो प्रत्येक शिफ्टों में एनालिसिस कराया जाता है, सबसे पहले तो आप लोग प्रत्येक दिन देखा कीजिए। हमने इसके लिए एक जो है प्लेलिस्ट बना दी है एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम एनालिसिस, वहां से प्रत्येक शिफ्टों की एनालिसिस देखिए। ठीक है, और आप लोग प्रत्येक दिन यदि हमसे जुड़े हैं तो आप भरोसा रखिए कि आपके आने वाले दिनों में जब भी एग्जाम होगा आपकी एग्जाम को इतना सरल बना दिया जाएगा कि आपको जो है किसी भी प्रश्न में परेशानी नहीं होगी। खास करके आपका स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, साइंस के प्रश्नों में, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के साइंस प्रश्नों में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं तो एकदम विस्तार से करते हैं। और देखिए आप प्रत्येक दिन ऑल शिफ्ट का एनालिसिस जरूर इंडिया क्लासेस चैनल का देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम विस्तार से चीज़ों को बताया जाता है। और उसके बाद प्रश्नों से संबंधित जितने भी नेक्स्ट प्रश्न अगले दिन बन सकते हैं या फिर अगले दिन किस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न उठाए जाएंगे, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और एकदम विस्तार से बताते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा। और दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको नई नई चीज़ें या फिर जितने भी अपडेट आते रहेंगे, प्रत्येक दिन क्या चेंज किया जा सकता है क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, सभी चीज़ों को हम बताते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ से आप PDF या फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, संविधान जो अनुच्छेद का था उसको और कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये पुरस्कार किसको दिया गया, वो पुरस्कार 2022-23 के कुछ प्रमुख पुरस्कार, दोनों वीडियो आधे घंटे की है, तो उन दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देखना है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको एक एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।